हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत करता हूं। प्यार साथियों, बात करेंगे हिंदी शिक्षण वीडियो की अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी शिक्षण वीडियो के तहत लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये शिक्षण वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं और ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन होने वाला है। 27 फरवरी को इसका आयोजन होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर हिंदी शिक्षण वीडियो के लिए जो पर्सन होते हैं, जैसे 15% हिंदी शिक्षण वीडियो के अंदर आते हैं, वो अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप 15 में से 15 आसानी से कर सकते हैं। आप अगर हिंदी शिक्षण विद्या अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आप संस्कृत की जो शिक्षण विद्या है, उसे भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही आप जो अंग्रेजी की जो शिक्षण विद्या है, उसे भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी शिक्षण विधियों के सारे ही आप अन्य विधियों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर रीट परीक्षा की दृष्टि से हिंदी शिक्षण विधियों के टॉप 25% इस वीडियो में आने वाले हैं। ये पर्सन लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप भी रीट की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। आज की वीडियो में शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है, अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। ये कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, दो तरह का मूल्यांकन होता है। एक तो सतत मूल्यांकन होता है, एक व्यापक मूल्यांकन होता है। इसके शेष शैक्षिक पक्ष के संबंधित नहीं है। उसका जो शेष शैक्षिक पक्ष होता है, उससे संबंधित कौन सा नहीं है। जीवन कौशल, ये इसके शेष शैक्षिक पक्ष से संबंधित है। मूल्य और अभिवृत्ति, ये भी संबंधित है। कार्य शिक्षा, ये भी संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, ये वाला रहेगा। विश्लेषण क्षमता है, वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के शेष शैक्षिक पद का संबंधित क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा है। आंतरिक गुण पूछा है, तो आंतरिक गुण कौन सा है। मुख पृष्ठ, ये तो बाहर की तरफ होता है। आकार, किताब का साइज होता है पाठ्य पुस्तक का। कीमत, ये भी नहीं होता है। और ये भाषा क्या होता है, किताब के अंदर लिखी हुई होती है। तो ये पाठ्य पुस्तक का क्या होता है, आंतरिक गुण कहलाता है। यहाँ पर हिंदी शिक्षण वीडियो के टॉप 25% आने वाले हैं और इस टॉप 25% में से आप लगभग 24 सवाल आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग काफी सवाल आप राइट कर सकते हैं और इसके सारे आप संस्कृत शिक्षण विद्या, इसके अलावा उर्दू शिक्षण विद्या, इसके अलावा गुजराती, इन सभी का सारा ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी है। ज्यादातर जो भाषा है अपनी हिंदी ही चलती है, तो इस वजह से। अगला प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। प्रक्षेपी प्रकार शिक्षण सामग्री कैसी है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जैसे दृश्य सामग्री है। रेडियो एक श्रव्य सामग्री है, सुनते हैं हम, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला, ये एक क्या होता है, दृश्य सामग्री, जैसे हम प्रयोगशाला के अंदर देख के हम समझ सकते हैं। मायादीप, ये जो मायादीप है, ये क्या है, प्रक्षेपी है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मायादीप का जो ये हिंदी का नाम है, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर। यानी जिससे रोशनी निकलती है और दीवार पर प्रतिबिंब बनता है या पर्दे पे प्रतिबिंब बनता है, उसको हम कहते हैं प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो आपको याद रखना है, मायादीप का जो इंग्लिश में नाम है, वो होता है प्रोजेक्टर। क्या होता है, प्रोजेक्टर। अगला है, भाषा शिक्षण का कैसा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है। भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये भी है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, ये भी है। और रुचि का सिद्धांत, ये भी है। तो इसके अंदर ये तीनों सिद्धांत आने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहेगा उपयुक्त सभी, यानी इसके अंदर ये तीनों ही सिद्धांत है, हिंदी शिक्षण विधियों के तहत अति महत्वपूर्ण रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एकांतर प्रत्युत्तर का मतलब होता है सत्य और असत्य वाले जो प्रश्न होते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है। मिलान प्रश्न, सामान्य प्रत्यास्मरण, वर्गीकरण, सत्य असत्य। तो एकांतर प्रत्युत्तर को हम क्या कहते हैं, सत्य असत्य प्रश्न के नाम से जाना जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर शुरुआती जो बालक होता है, कक्षा 1 में लिखना कैसे प्रारंभ होता है। कक्षा 1 का जो बालक है, उससे हम शुरुआत के अंदर कैसे लिखना सिखाएंगे। पहले लिखने के लिए कह देंगे वाक्य नहीं, अक्षर के लिए कह देंगे नहीं, शुरू से चित्र बनाने से हम क्या करेंगे, जो कक्षा 1 का बालक है, वो चित्र बनाने से लिखना शुरू करेगा। तो इसका इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली में कक्ष शिक्षण की जगह सब अध्याय पर बल दिया जाता है। कक्ष की शिक्षण विधि की जगह सब अध्याय पर बल दिया जाता है, तो ये होगी डाल्टन विधि। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे हम इस पे चर्चा करेंगे। परिभाषा है, आपको याद रखनी है। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है। बोलना क्या है, मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना है, वो आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो लेखन कौशल से संबंध ये कथन किसका है। तो ये कथन अरस्तु का है, नहीं। प्रोबेल, नहीं। रायबर्न, तो ये है बेकन का। किसका संबंध है, बेकन ने ये लिखा है, अपनी परिभाषा में दिया है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो इसका आंसर होगा रोजर बेंकन। अगला प्रश्न है, एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों को, अभी ये प्रश्न आ चुका है, तो हमें सत्य असत्य इसमें लगा लेंगे। आगे चलते हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की कौन सी विधि है। गद्य शिक्षण, दो तरह के शिक्षण होते हैं, गद्य शिक्षण और
पद शिक्षण। इसके अंदर जो गद्य शिक्षण में जो शब्दार्थ को स्पष्ट करने वाली जो विधि है वो कौन सी है, तो वो होगी उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि में हम क्या करते हैं, शब्दों को बोलकर ही स्पष्ट करते हैं और आगे बच्चों को हम आसानी से सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें इंपॉर्टेंट है, निदानात्मक परीक्षण क्या है। तो आपके दो तरह के परीक्षण होता है, एक तो होता है उपचारात्मक शिक्षण और एक होता है निदानात्मक परीक्षण। दो तरह के परीक्षण है जो कि आपको अति महत्वपूर्ण समझने हैं, यानी ये नहीं समझे ना तो आप कुछ भी नहीं समझे। देखो, एक होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक मतलब होता है कि जो कमजोर बालक होता है उसको हम क्या करते हैं, इसमें जो कठिनाइयों में जो बाधा आ रही है उसमें हम क्या करते हैं, उसको उपचार देके और उसको रनिंग में ले लेते हैं, सीखने की क्षमता में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, छात्र को अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगा तो ये जो कारणों का जो पता लगाते हैं ना, ये निदानात्मक में लगाते हैं। क्यों नहीं सीख पा रहा है, अगर कारण पता लगा रहे हैं तो वो कहलाएगा निदानात्मक। अब देखो, छात्र को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, ये उपचारात्मक में छात्र की अधिगम कठिनाई को दूर, अगर अधिगम की कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं, केवल कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा उपचारात्मक। क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण परीक्षण कहलाता है, उसको हम शिक्षण कह सकते हैं। ये अधिगम की कठिनाई, ये इतना सा याद रखना है, अधिगम की कठिनाई को दूर करेंगे तो वो कहलाएगा उपचारात्मक, और कारणों का पता लगाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, निदानात्मक। बस ये दो ही नाम याद रखना है, कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक, कारणों को पता लगाना निदानात्मक। तो ये इसका आंसर रहेगा, पहला वाला ऑप्शन राइट रह जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य को आपको क्या करना है, छांटना है। असत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। इसमें लिखा है, शिक्षा प्राप्ति का आकलन। शिक्षा प्राप्ति का आकलन करना उसे हम कहते हैं योगात्मक आकलन। ये सही बात है, शिक्षा प्राप्ति का जो आकलन करना योगात्मक आकलन कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर आप आकलन कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन। क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन। और अगला है, अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं तो इसे तो ये सारांश नहीं होता है। शैक्षिक प्रक्रिया से पूर्व छात्र के शैक्षिक स्तर का आकलन करना, ये नियोजित आकलन, तो ये भी इसका राइट है, तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत रह जाएगा, तो इसे आपको देखना है। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता है वो किस में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति अगर आप दे रहे हैं, पत्र लेखन ये मौखिक में नहीं आता है, निबंध ये भी मौखिक में नहीं आता है, वाद विवाद, पत्र लेखन ये लिखित में आते हैं, ये लिखित में आता है, ये भी लिखित में, ये भी लिखित के अंदर। वाद विवाद है, ये मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता है। वाद विवाद क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति की क्या होती है, दक्षता में सहायक होता है। बाकी ये तीनों लेखन से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लेते हैं हम यहाँ पे। भाषा कौशल का जो मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम कौन सा है, मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम कौन सा है, तो इसका आपको याद रखना है, एल एस, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एल एस आर डब्ल्यू, एल एस आर डब्ल्यू याद रखना है। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। तो ये पहला वाला एक क्रम है, ये आपको पक्का याद करना है, इसी को आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे इसे देखते हैं। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को हम अपनाएंगे, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, तो इसे हम अपनाएंगे खेल विधि। खेल विधि के अंदर ये हम क्या कहते हैं, मातृभाषा का शिक्षण कराएंगे, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति देंगे, जो खेल विधि किलपेट्रिक ने दी है। अगला है, शिक्षक बालकों को गद्यांश पढ़कर बताता है। गद्यांश को शुद्ध पढ़कर क्या कहता है, बताता है, तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। तो पक्का आपको याद ही होगा, आप जब शिक्षक बोल रहे हैं तो वो आदर्श वाचन में आपको ले लेना है, इसको याद रखना है। अगला है, कौन सा शिक्षण सूत्र है जो आगमन विधि का नहीं है, नहीं पूछा इसने। तो आगमन में क्या होता है, हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो देखो, मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन में चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन में चलते हैं, निश्चित से अनिश्चित की ओर ये आगमन में नहीं चलते, हम अनिश्चित से निश्चित, ज्ञात से ज्ञात की ओर आगमन में चलते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन है, ये आपका राइट रह जाएगा। इसका अपोजिट क्या होता है, निगमन विधि का होता है। अगला प्रश्न है, साइलेंट रीडिंग है वो किसकी रचना है, तो साइलेंट रीडिंग ब्राइन की रचना है। साइलेंट रीडिंग को हम क्या कहते हैं, साइलेंट को इंग्लिश में हम कहते हैं मौन। क्या कहते हैं, मौन। और रीडिंग को हम क्या कहते हैं, वाचन, यानी मौन वाचन। दो तरह के होते हैं, द्रुत और गंभीर वाचन, दो मान वाचन होते हैं। तो इसकी रचना किसने की, ब्राइन ने की थी, इसका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा ब्राइन। अगला सवाल है, प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता होती है। शुरू में बालकों के लिए, बालकों या बालिकाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, गंभीर वाचन नहीं, इसका नहीं होगा, द्रुत वाचन नहीं, शेष सवर वाचन, ये राइट है, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। शेष सवर वाचन की शुरुआती जरूरत रहती है, ये भी नहीं रहेगा। तो प्रारंभ के अंदर शेष सवर यानी खुद ही केस से कबूतर ऐसे शेष सवर वाचन पढ़ाना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में आगमन विधि का सोपान नहीं है। आगमन विधि जो उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली है, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली है, तो उदाहरण से नियम की ओर ये राइट है। तुलना और विश्लेषण ये भी सही है, नियमितीकरण और निष्कर्ष ये भी राइट है। तो इसका जो अगला ऑप्शन है, प्रयोग और दर्शन, ये आगमन विधि के अंदर नहीं आता, तो ये ऑप्शन गलत
रह जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की भी शिक्षा दे दी जाती है? यानी भाषा की शिक्षा के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा भी दे दी जाती है। वो कौन सी विधि होती है? भाषा सेसर्ग विधि। कौन सी विधि होती है? भाषा सेसर्ग विधि। आप इस पे राइट लगा सकते हैं। अगला है, प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो जो प्रयोजना विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, उसका कौन सा आधारभूत सिद्धांत नहीं है? स्वतंत्रता का सिद्धांत या वास्तविकता का सिद्धांत? ये भी है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला ये जो ऑप्शन है, ये सामूहिकता का जो सिद्धांत है वो प्रयोजना विधि के अंदर नहीं आता। तो ये ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा। इसको आप अपना राइट लगा सकते हैं। ये हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। 20 में से आपके कितने परसेंट राइट हुए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये प्रश्न आपके लिए अति रामबाण साबित होने वाले हैं। आप हमारी क्लास को डेली देख सकते हैं। हिंदी शिक्षण वीडियो के ही वीडियो आने वाले हैं। यानी आप हिंदी शिक्षण वीडियो के बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आएंगे। आप हिंदी शिक्षण वीडियो में आसानी से कवर कर पाएंगे। तो हमारी क्लास को जरूर देखिए और साथ ही हमारे जो चैनल है उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।